Hello, friends. Welcome to this session of our data science. तो लास्ट टाइम हम कुछ कर रहे थे हम लास्ट टाइम कर रहे थे कि हमने मैटप्लॉटलिब का यूज करना सीखा और मैटप्लॉटलिब से हमने कैसे एक लाइन प्लॉट करने की कोशिश करी और लाइन प्लॉट करने के बाद हमने उसमें अलग अलग वेरिएशंस देखे कि हम उसमें डेटा कैसे ऐड करें और वो डेटा कैसे रिप्रेजेंट हो। ओके, सो अगर आपको याद होगा तो हमने कई सारी चीजें उसमें करी थी। जैसे हमने डेटा को कभी सर्कल से रिप्रेजेंट करा, हमने डेटा को कभी कहना चाहिए मुझे, हमने कभी उसे डॉट से रिप्रेजेंट करा या फिर किसी और चीज से हमने डेटा को रिप्रेजेंट करा। तो जैसे अगर आपको याद होगा, लाइन हमारी, हमने इस तरह का ग्राफ भी बनाया, हमने इस तरह का ग्राफ भी बनाया जिसमें डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या किसी और शेप से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैंने आपको वो सारे कॉन्सेप्ट बताए कि कैसे हम जब भी कभी प्लॉट कर रहे होंगे तो प्लॉट, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम 2D डायमेंशन में ही चीजों को देख सकते हैं। तो हम एक्स एक्सिस को कैसे हम डिफाइन करेंगे और लेबल करेंगे, वाई एक्सिस को हम कैसे डिफाइन या लेबल करेंगे, या फिर वाइस वर्सा एक्स या वाई। तो इसके बारे में हमने थोड़ी ठीक ठाक जानकारी हासिल करी थी। तो मैंने आपसे लाइन प्लॉट के बारे में बात करी थी। लाइन प्लॉट सीधी सी बात है कि मैं एक लाइन को प्लॉट कर रहा हूं। अब वो जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन हो, मतलब मैं सीधा सीधा कर्व की बात कर रहा हूँ। तो आपने इस तरह के प्लॉट की, मतलब आपने प्लॉटिंग करी, जैसे मान लीजिए इस तरह का प्लॉट हो रहा है। ठीक है, तो एक कर्व प्लॉट है जिसमें ये आपका, आप इस पे एक्स लेबल भी कर रहे हैं, जैसे ही मान लीजिए एक्स लेबल कर रहे हैं और यहाँ पर आप वाई लेबल कर रहे हैं। तो इसके आगे अगर मैं जाऊं तो हम और भी तरह के प्लॉट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को आइडिया नहीं है मैथमेटिक्स का तो आप थोड़ा सा उसको खुद से रिसर्च भी करिएगा, जो मैं टॉपिक की बात कर रहा हूँ। तो आप इसके आगे प्लॉट जो कर सकते हैं, मतलब इससे आगे, मतलब जरूरी नहीं है कि इसके बाद ही होगा वो प्लॉट। वो सारे जो हम प्लॉट्स की बात कर रहे हैं वो सब कुछ ना कुछ आपको डेटा एक्सप्लोरेशन में हेल्प कर रहे हैं कि डेटा के अंदर एक्चुअली है क्या, पैटर्न क्या है डेटा के अंदर। तो हमारे पास हिस्टोग्राम है, जैसे हम हिस्टोग्राम प्लॉट कर सकते हैं। हमारे पास बार ग्राफ है, हम बार ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। हमारे पास बॉक्स प्लॉट है, हम वो भी कर सकते हैं। इसी पूरे सीक्वेंस में लाइन प्लॉट भी एक प्लॉट है, स्कैटर प्लॉट भी प्लॉट है जो आपने लास्ट टाइम देखा। और आई मीन टू से दैट लाइन प्लॉट आपने लास्ट टाइम देखा, स्कैटर प्लॉट भी आप समझते ही हैं शायद। तो आज जो हम प्लॉट की बात कर रहे हैं वो इन तीन प्लॉट की बात कर रहे हैं। मैं इनकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, अदरवाइज जो लेक्चर है वो बड़ा बन जाएगा। ठीक है, अगर कभी बाद में मौका मिला तो मैं उसके बारे में बोलूंगा, बट करंटली आज मैं प्लॉट की ही बात करूंगा। तो यहां पर मैं अगर मोटा मोटा समझाने की कोशिश करूं कि हिस्टोग्राम क्या होता है। हिस्टोग्राम, आप ये मान के चलिए, हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है। मतलब अगर मैं यहाँ पर इस प्लॉट को हटा दूं तो हिस्टोग्राम, अगर आपको याद हो, आपने अगर स्कूल में आपने पढ़ा होगा और आपको याद भी होगा, तो उसके अंदर प्लॉट कुछ इस तरीके से बनते हैं। जैसे यहाँ पर एक प्लॉट बना, दूसरा ग्राफ यहाँ बन गया और तीसरा ग्राफ यहाँ बन गया, और अगर आप जाएं, मान लीजिए ये चौथा बन गया और ये पांचवा। तो ये आपको रिप्रेजेंट करता है एक रेंज को। और जैसे कि मान लीजिए 0 से ये 10 की रेंज हो गई। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पर आता हूँ, 0 से 10 की रेंज हो गई, ये 10 to 20 की रेंज हो गई। तो 0 से 10 के बीच में कितने डेटा लाए कर रहे हैं, 10 to 20 के बीच में कितने डेटा लाए कर रहे हैं, और 20 to 30 के बीच में कितने डेटा लाए कर रहे हैं, ये एक तरह से फ्रीक्वेंसी बताता है। काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बार ग्राफ की, तो बार ग्राफ भी एक तरह से इसी तरह के प्लॉट होते हैं, बट वो फ्रीक्वेंसी नहीं बताता है। और
उसके अंदर ग्राफ के अंदर जो बार्स है वो आपस में एडजॉइन नहीं होते हैं, थोड़ा गैप होता है उनके अंदर, वो रिप्रेजेंट आपका करता है एब्सोल्यूट वैल्यू। मान लीजिए एक बार रिप्रेजेंट कर रहा है एक ह्यूमन की, एक पर्सन की एज या सेल, तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अलावा जो अगला प्लॉट है वो है बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा, मतलब ये मैंने हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर दिया है, कई बार आपको वर्टिकली भी दिख सकता है। और ये बॉक्स प्लॉट आपका बताता है तीन, नहीं सॉरी, चार क्वाड्रेंट के बारे में। ओके, तो आप यहां पर मान लीजिए ये आपको बताता है मीडियन, ये बताता है आपको कह लीजिए आप इसे मिनिमम वैल्यू, ये आपका बताता है कह सकते हैं आप Q1, ये बताता है आपको Q3, क्वार्टाइल बोलते हैं इसे, और ये मैक्सिमम। सो ये सारा ही डेटा 25%, 25%, 25% और 25% को रिप्रेजेंट करता है। तो अब डिपेंड करता है कि डेटा कितना क्लोजली पैक्ड है और कितना डेटा के अंदर वैरायटी है। ये सारी चीजें आपका ये बॉक्स प्लॉट बताता है, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि सर्टेन रेंज के अंदर कितनी वैल्यूज रिपीटेड है या कितनी आपस में कोरिलेटेड है, या कोरिलेटेड भी नहीं कहना चाहिए मुझे, कितनी क्लोजली बाइंड है। ठीक है, ये भी हमें एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। तो अब इसे अगर मुझे प्लॉट करना है तो ये प्लॉट करने के लिए बहुत इजी कोड हमारे पास अवेलेबल है, और वो कोड है यहाँ। आपको याद होगा कि मैंने आइरिस डेटा के ऊपर लास्ट टाइम प्लॉटिंग करी थी। आइरिस डेटा के अंदर हमारे पास 5 कॉलम है, इसमें 4 कॉलम है सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, और 5वां कॉलम है हमारा स्पीशी का। तो ये चीजें आपको पहले से ही पता है कि मैं यहाँ पर पांडाज लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहा हूँ, और पाई प्लॉट को भी इंपोर्ट कर रहा हूँ एज अ एलियास पीएलटी। और यहाँ मैं डेटा को रीड कर रहा हूँ pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv फंक्शन से। तो ये जो डेटा फ्रेम मेरे पास यहाँ आया है, ये क्या है, आप वीडियो पॉज करके पता कर सकते हैं, मतलब आप खुद से गेस कर सकते हैं कि क्या है ये। और ये एक डेटा फ्रेम है, और डेटा फ्रेम एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके अंदर हमारा अगर डेटा कोई भी आ जाए तो ये वन ऑफ द ब्लेसिंग मानी जाती है डेटा साइंस के अंदर, कि अब तो इसके आगे हम चीजें कर देंगे। इसके अलावा अब हम कर क्या रहे हैं कि सारा काम हम इसे डेटा फ्रेम के ऊपर ही करेंगे। तो अगर आप यहाँ देखें तो मैं पीएलटी डॉट फिगर से एक फिगर प्लॉट करने वाला हूँ। ये पीएलटी हम इस वाले पीएलटी का यूज कर रहे हैं, और हम इसे बता रहे हैं कि मैं हिस्टोग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। तो पीएलटी डॉट हिस्ट, पीएलटी डॉट स्कैटर भी यूज हो सकता है, पीएलटी डॉट बॉक्स प्लॉट भी हो सकता है, पीएलटी डॉट बार भी हो सकता है। तो ये आपका वो आप कह सकते हो मॉड्यूल है, जिसका आप यहाँ फंक्शन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो मैटप्लॉटलिब के अंदर कई सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं, जिससे डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स बन सकते हैं। तो हम यहाँ हिस्टोग्राम बना रहे हैं। तो हिस्टोग्राम के लिए मैंने हिस्ट कॉल करा, और हमेशा एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट पास होते हैं। तो क्योंकि इसके मैं फ्रीक्वेंसी जानना चाहता हूं एक किसी कॉलम के अंदर, तो ये मान लेते हैं कि वो कॉलम आपका सेपल लेंथ कॉलम है। कि सेपल लेंथ के अंदर एक सर्टेन रेंज के अंदर कितनी डेटा एग्जिस्ट करती है, देन आफ्टर दैट सर्टेन रेंज के अंदर कितनी डेटा एग्जिस्ट करती है। तो ये बताने के लिए मैंने यहाँ पर बिन्स का भी यूज करा है। बिन का मतलब है कितनी रेंज के डेटा को आप देखना चाहते हो। बिन 10 का मतलब है कि आपका जो ओवरऑल डेटा है, जो कि 150 कॉल रोज हैं, उनको आप 10 इक्वल रेंजेस के अंदर डिवाइड कर रहे हो। और देन उसके बाद हम सेपल लेंथ का फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं कि कौन कौन सी सेपल लेंथ किस किस रेंज के अंदर पड़ रहा है। देन इसके बाद हम इस ग्राफ का टाइटल बता रहे हैं, एक्स लेबल, वाई लेबल एंड शो से आपको पता ही है
कि मैं यहाँ पे इस फिगर को देखना चाहता हूँ। तो मैंने शायद आपको लास्ट टाइम एक चीज बताई थी कि ये हमारा एक सेल है आपका नोटबुक का। अगर मैंने ये दो लाइन किसी दूसरे सेल में लिखी तो मेरा ग्राफ इनकम्प्लीट आएगा, बिकॉज जो आपका ये जुपिटर नोटबुक है ये एज्यूम करता है कि जो सारा रिलेटेड कोड है वो सारा एक ही सेल में आए। तो हमने इसीलिए इसे एक ही सेल में लिखा है। अब अगर आप मैं इसे रन करता हूं तो आप देखिएगा कि ये मेरे पास एक सीधा सीधा हिस्टोग्राम आ गया है। तो हिस्टोग्राम में अगर आप नीचे देखें तो आपको बिन जो है वो 10 ही मिलेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसके अंदर ये लिखा रहा है कि 0 से 4.5 की रेंज में कितने आपके पास ऐसे डेटा हैं जिनकी वैल्यू 0 से 4.5 सेपल लेंथ की है। देन उसके बाद 4.5 से आगे, देन उसके बाद जो भी ये वैल्यू है इससे आगे, एंड देन इसके बाद 5 से 5.25, देन इसके बाद 5.25 से आप कह सकते हैं कि 5 तक। तो आप इस रेंज को अगर देखें कि यहां से यहां तक और फिर इसके बाद यहां से यहां तक की रेंज एंड देन यहां से यहां तक की रेंज, तो इस रेंज के अंदर आपके पास कितनी कितने डेटा एग्जिस्ट करते हैं उसी को हम फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये मेरे पास एक बॉक्स प्लॉट आ गया। तो इसी तर्ज पे मैं आगे, सॉरी ये मेरा हिस्टोग्राम था नॉट बॉक्स प्लॉट। तो इसी तर्ज पे मैं आगे अपना बार ग्राफ बनाना चाहता हूं। तो मैंने आपसे कहा था कि बार ग्राफ में फ्रीक्वेंसी नहीं आती है, एग्जैक्ट वैल्यूज ही आती है। तो हम यहां कर क्या रहे हैं, वैसे आप डिराइव करिए कि आपको चीजें कैसे चलनी है। आपके लिए कोई फिक्स रूल नहीं है कि इसी तरीके से मेरे पास प्लॉट आएगा, आपको अल्टीमेटली एक नंबर चाहिए। तो मैं यहां डेटा फ्रेम के स्पीशी कॉलम को देख के कुछ फाइंड आउट करना चाहता हूं। वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स ये एक फंक्शन है। ये करता क्या है, ये काम करता है कैटेगोरिकल वैल्यूज पे या फिर स्ट्रिंग वैल्यूज, और ये फाइंड आउट करता है कि कितनी यूनिक स्ट्रिंग वैल्यूज हैं और साथ में उन यूनिक स्ट्रिंग वैल्यूज की कितनी कितनी वैल्यू अवेलेबल है। तो मैं पहले से ही जानता हूं कि स्पीशी कॉलम के अंदर 3 डिफरेंट यूनिक स्ट्रिंग है, जैसे कि सेतोसा, वर्सिकल और वर्जीनिका। और हर एक का जो कह सकते हैं कि जो नंबर है वो 50 50 50 ईच है। ये अलग भी हो सकता था। तो मेरे पास स्पीशी अंडरस्कोर काउंट के अंदर 50 50 50 आ जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि मैं किसी बार ग्राफ को इसी तरीके से प्रिंट करता है। हो सकता है मेरे पास कहीं मैं कह लीजिए कि जो सेपल लेंथ है उस पूरे का ही मैं बार ग्राफ बनाना चाहता, तो मेरे पास बार कितने आते हैं, 150 बार, क्योंकि 150 रोज है हमारे पास। मगर यहां पर मैं पहले ये फाइंड आउट कर रहा हूं कि मेरे पास ईच स्पीशी की कितनी कितनी वैल्यूज हैं और उन वैल्यूज को प्लॉट करना चाहता हूं। तो जब मेरे पास ये वैल्यू आ गई तो ये चीज आपको पहले ही पता है, पीएलटी डॉट फिगर से मैं फिगर प्लॉट करना चाहता हूँ, पीएलटी डॉट बार से बार प्लॉट, पीछे पीएलटी डॉट हिस्ट था तो हिस्टोग्राम, और यहाँ आई एम ट्राइंग टू प्लॉट द बार ग्राफ। सो पीएलटी डॉट बार एंड देन इन दिस आई एम प्रोवाइडिंग दिस एज इंडेक्स। सो यूजुअली होता क्या है कि आप पहली चीज एक्स होती है और दूसरी चीज वाई होती है। यूजुअली ऐसा होता है, ऐसा कोई रूल नहीं है, क्योंकि अगर आप फंक्शन को समझते हैं तो आप वैल्यूड आर्ग्यूमेंट पास करके उनकी पोजीशन बदल सकते हैं, बट डिफॉल्ट ये पहला एक्स है और ये दूसरा वाई है। आप डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हैं। तो एक्स पर तो इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। कहां का इंडेक्स, इसका इंडेक्स जो कि 3 ही है। और यहां पर y पर ये वैल्यू आ जाएगी, कहाँ की वैल्यू, इसकी, जो हमने फाइंड आउट कर ली है। बाकी सब चीजें हैं, टाइटल, एक्स लेबल, y लेबल एंड शो। इफ आई रन दिस देन आई गेट दिस काइंड ऑफ अ बार ग्राफ, एंड हर एक बार की लेंथ बराबर है, क्योंकि 50 50 50 हर एक यूनिक
स्पीशी में डेटा एग्जिस्ट करता है, ये अलग भी हो सकता है। तो ये बार ग्राफ हो गया। अब इसके अलावा बॉक्स प्लॉट अगेन पीएलटी डॉट फिगर, मतलब मैं फिगर ड्रॉ करना चाहता हूं और इसका फंक्शन है बॉक्स प्लॉट। हिस्टोग्राम का हिस्ट है, बार ग्राफ का बार है, इसका बॉक्स प्लॉट है। अब बॉक्स प्लॉट फंक्शन जो मैंने कॉल करा, इसमें मैं कर क्या रहा हूं, अपने कॉलम जो है सेपल अंडरस्कोर लेंथ के नाम पर मैं यहां पर इसका बॉक्स प्लॉट करना चाहता हूं। तो है क्या कि सेपल अंडरस्कोर लेंथ जो है वो एक कॉलम है, मगर मैं, हाँ, एक पूरी कॉलम का भी प्लॉट मैं कर सकता था, मगर मैं चाहता हूं कि उस कॉलम के डेटा को स्पीशी के बेसिस पे अलग अलग कर दिया जाए। तो हमारे पास 3 स्पीशी हैं, तो ये सेपल लेंथ का डेटा है, बाइफरकेट हो जाएगा 3 डिफरेंट डिफरेंट स्पीशी में। और इसके बाद तो चीजें सिंपल हैं कि टाइटल दे रहे हैं आप सब टाइटल दे रहे हैं, रिमूव डिफॉल्ट एक्स्ट्रा टाइटल, एक्स लेबल वाई लेबल, और मैं इसको रन करता हूं। तो अब अगर आप देखें तो ये सेपल लेंथ का ही डेटा है, क्योंकि हमने सेपल लेंथ लिया। और स्पीशी मेरे पास 3 है, तो डेटा सेपल लेंथ का 3 अलग अलग स्पीशी में बाइफरकेट हुआ और बॉक्स प्लॉट बन गया। तो बॉक्स प्लॉट मैंने आपको बताया भी था डायग्राम से, बट ये प्लॉट हॉरिजॉन्टली ना होके वर्टिकल हो गया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो इससे मुझे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा पता चल पा रहा है कि सेपल लेंथ के लिए जो आयरिस सेतोसा को जो डेटा है, उसके अंदर जो सेपल लेंथ है वो ज्यादातर छोटी है। जो वर्सी कलर का जो डेटा है उसके अंदर सेपल लेंथ थोड़ी बड़ी है, और जो वर्जीनिका का डेटा है उसकी सेपल लेंथ जो है वो और ज्यादा बड़ी है। तो इससे हमें एक बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन पता चला। ठीक है, तो ये 3 प्लॉट बहुत जरूरी हैं आपके डेटा के अंदर, डेटा एक्सप्लोरेशन के लिए, जिससे आप डेटा को और बेहतर तरीके से समझ पाएं और उसके ऊपर देन फिर आप कुछ कर पाएं। ठीक है, तो ये सारे प्लॉट, ये भी और पिछले जो मैंने सेशंस में दिखाए हैं वो भी आप प्रैक्टिस करें। सिंपल ही है, बहुत ही सिंपल है। और जो मैं हमेशा हर बार कहता हूं कि साइंटिफिक टेम्पर ही किसी भी देश को आगे ले जा सकता है। एंड अगेन मैं तो कंपेयर हमारे गुड कंपटीशन से करना चाहूंगा, कि जो कि चाइना है। चाइना हैज गॉन फार अहेड इन कंपैरिजन टू अस, और चाइना जो है वो साइंटिफिक टेम्पर की बदौलत ही आगे बढ़ा है। तो हमारे देश के सारे यूथ को भी साइंटिफिक टेम्पर अपनाना चाहिए, और हमें देखना चाहिए कि हम कितना आ, अपने देश को आगे पुश कर सकते हैं। एजुकेशन सब तक पहुंचे, हर एक पर्सन तक पहुंचे। तो मैं तो चाहूंगा कि आपके जो भी नोन में है उन तक भी आप इन वीडियोस को पहुंचाएं। अगर आपका कोई कमेंट या फिर कोई आपकी फर्दर कोई क्वेरी है, आप कमेंट में जरूर बताएं, जिससे मैं जब भी मुझे मौका मिलेगा, जो कि मैं जल्दी ही कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी मैं देख पाऊं, और मैं उस पर आपका रिस्पॉन्स भी दे पाऊंगा। ठीक है, अगर कुछ आपको लगता है इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो वो भी आप मुझे बताइए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, तो फिर हम इतना ही छोड़ते हैं आज के लिए। जय विज्ञान। थैंक यू।